हाउ आर यू? आई विश यू ऑल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। और ये जो 6 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है वो मेरे पास आ चुका है और इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज पी क्यू आर एस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पी क्यू आर वही पैटर्न बिल्कुल सेम है। ये 4 पार्ट दे रखे हैं किसी एक सेंटेंस के, हमें ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्यू। क्यू जो है वो पहले नंबर पे हमारा आएगा। कैसे आएगा? जैसे लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज। अब क्यू जो है वो सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। क्यू के बाद एस आएगा, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज़ ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग, थर्ड नंबर पे, एंड द लव ऑफ वर्क इज़ ए सक्सेस। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा कंप्लीट। और जो फर्स्ट इसका है आंसर वो आ जाएगा हमारा 3QSPR, ये हो जाएगा। और अपना कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज़ अ गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज़ ब्लेसिंग, एंड द लव ऑफ वर्क इज़ सक्सेस। नेक्स्ट पे आ जाइए, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं उनको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इस तरीके से, या फिर लेट यूज करके। तो इसमें क्या दिया इन्होंने, कहा ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। और यहाँ पे अगर हम उस तरीके से इसको बनाएं तो यू आर रिक्वेस्टेड दे रखे हैं, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड कब आना चाहिए था? अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज़ होता, बट इसमें प्लीज़ नहीं है तो रिक्वेस्टेड यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए कई बच्चे जो थे वो इसमें डाउटफुल भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि ये गलत है। और इस तरह से ये यहाँ पे ही रिक्वेस्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो चलेगा ही नहीं। और इसमें क्या है कि उन्होंने रिक्वेस्टेड दे दिया, ऑर्डर्ड होता तो ये ठीक हो जाता। नेक्स्ट आ जाता है, फिर अब देखना पड़ेगा हमें लेट का सेंटेंस। तो लेट में जो है वो लेट से जो स्टार्ट होता है उसमें बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम, बी। और यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? 4, लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्रॉट। नेक्स्ट वन देखिए, पिक आउट द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज़ 4th। ये 3 पार्ट उन्होंने दे रखे हैं और इसमें एरर ढूंढना है, और ये काफ़ी इजी भी है क्योंकि इसमें एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में ही है। यहाँ पे आएगा एस लगेगा, वन ऑफ द स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स में से एक। जैसे ये होता है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक। अगर वो ज़्यादा होंगे तभी तो एक होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या दे दिया? स्टेट, एक ही दे दिया। तो एक में से एक क्या होगा? इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ए जो है वो गलत है, एस और लगना चाहिए था, इसको प्लूरल बनाना चाहिए था। तो ए अगर हमारा रॉन्ग है पार्ट, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट जो है, ये पैसेज थोड़ा सा टफ दे रखा है इन्होंने। इंग्लिश जो है वो इस एग्ज़ाम की थोड़ी मुश्किल है, पढ़ना पड़ता है इजी, मतलब कि ईज़िली ये समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इंटेंटिवली पढ़ना पड़ता है इसको, लेकिन वैसे ठीक है, जो कंफ्यूजिंग नहीं है। 29 है, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर दैट विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। तो ये जो है वो स्टार्टिंग की जो लाइन है वहाँ से पता चलता है। इंडिया इज़ वेल फ्लोराइज्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म एंटरटेनमेंट, यहाँ नहीं है ये। रिफॉर्म बाय द अनलाइक, अनलाइक यहाँ पे देखिए, अनलाइक से ही हमें पता चल जाता है इसका आंसर कि पुराने दिनों की तरह नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड थे। पुराने समय में क्या थे? ये रिस्ट्रिक्टेड होते थे, इन पे बैन लगाया जाता था, पाबंदी थी। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 30, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर।
जो मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट थे और कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे, उन्होंने स्ट्रीट थिएटर को क्या नहीं किया, तो उन्होंने इसे 30 का जो है वो 3 जो है वो अपना करेक्ट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे डू नोट आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डज नोट दिया। बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं मैच कर रहे हैं, तो डज नोट इफ़ेक्ट जो है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे डू आना चाहिए था, क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी ये ही ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन देख लीजिए, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इशूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो स्ट्रीट थिएटर थे वो किन इशूज के साथ, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के या पब्लिक के महत्व के जो इशूज थे उनके साथ वो डील करते थे। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन ठीक है। हालांकि इज परफॉर्म्ड भी ठीक है लग रहा है मुझे, कि इसको भी गलत नहीं कह सकते हम, कि वो परफॉर्म्ड किस चीज़ पे करते थे, वो करते थे पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर थे उन पे डील करते थे। तो 3 और 4 जो है यहाँ जो है वो ठीक लग रहे हैं मुझे ऑप्शंस। ये डिपेंड करता है अपनी की पे, कि देखते हैं 3 देते हैं या 4 देते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट ठीक ही हैं इसके। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका 32। तो जो 32 अपना है वो दे रखा है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, इफ नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। ये एक फ्रेज़ दे रखी है इन्होंने, और इसको रिप्लेस करने के लिए बताया है कि यहाँ पे क्या रिप्लेस करेगा। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप। हर रोज़ जो फसल आपने बोई है, काटी है, उसके द्वारा जज मत कीजिए, बट बाय द सीड, बल्कि किसके द्वारा आप उसे जज कर सकते हो, उसके बीजों के द्वारा। बाय द सीड दैट आर प्लांटिंग, जो कि प्लांट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जो ये फ्रेज है दैट आर प्लांटिंग, इसको रिप्लेस कौन कर देगा, यहाँ पे कर देगा ये फर्स्ट ऑप्शन, दैट यू प्लांट। जो बीज आपने बोए हैं उसी से आप अपनी हार्वेस्ट को क्या कीजिए, जज कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट आ जाता है अपना 32 था, 33 आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो होती है वो किसी भी सेंटेंस में उसकी पोजीशन को शो करती है। तो इसमें है द बॉय डैश रेड हेयर इज़ माय ब्रदर। वैसे कुल मिला के अगर उनसे कंपैरिजन, पहले जो 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे अगर कंपैरिजन करें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट दिया हुआ है इस एग्ज़ाम में। यहाँ पे भी 2 जो है वो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। हालांकि 50-60 का रेसो है, तो ऑफ जो है वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे होगा। द बॉय ऑफ रेड हेयर इज़ माय ब्रदर। जो लड़का है जो कि जिसके लाल बाल है वो मेरा भाई है। अगर यहाँ पर देखिए विद कब होता, अगर वो कोई पोजेशन उसके पास होता, कोई सामान उसके पास होता। द बॉय विद ए रेड बैग इज़ माय ब्रदर। वो लड़का जिसके पास रेड बैग है, रेड बैग के साथ जो लड़का है वो मेरा भाई है। तो वहाँ पे विद आ जाता। यहाँ पे रेड हेयर जो है वो कोई सामान नहीं है, वो इंक्लूड है उस लड़के के साथ ही है, वो इंक्लूडेड है उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ। इसीलिए यहाँ पे ऑफ जो है ये थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर इसका आंसर लग रहा है। फ्रॉम और फॉर तो आएंगे ही नहीं, है तो श्योर है। विद कब होता है, जब वो कोई पोजेशंस या कोई सामान जो है वो उसके एक्स्ट्रा उसके साथ होता है, तब होता है। तो यहाँ पे 4 ठीक लग रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेटिव चूज करना है हमने। 4 इस जो एक अंडरलाइन वर्ड दे रखा है इन्होंने और उसके 4 अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसमें क्या करना है, ये सेंस देखनी पड़ेगी हमें सेंटेंस की। डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश, सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड। हालांकि स्टॉक मार्केट में उसने बहुत सारे पैसे गंवा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या रहा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। अनफेज्ड, अनफेज्ड क्या होता है, बेफिक्र। बेफिक्र जब रहते हैं ना उसको बोलेंगे अनफेज्ड, कि वो फिर भी बेफिक्र रहा। उसने इतने पैसे वेस्ट भी कर दिए, गवा भी दिए अपने, लेकिन फिर भी वो अनफेज्ड मतलब बेफिक्र रहा।
अब नेक्स्ट 36 जो है वो बिल्कुल आसान है। इसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो देखिए प्रिविलेज की तो स्पेलिंग भी आई हुई है हमारी, तो ये तो गलत है ही है। नॉनसेंस में क्या आना चाहिए था, SAN आ जाता, SEN दे रखे है ना इन्होंने, SAN आ जाता। अच्छा यूजुअली में DL आ जाता। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, फैमिलियर की। फैमिलियर क्या होता है, कोई चीज़ परिचित होना किसी चीज़ से। अब नेक्स्ट जो है वो 37, इसमें क्या है, इसमें एंटोनियम्स ढूंढना है हमें। ए लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग्स, जो थोड़ा ज्ञान होता है वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो इसमें भी काफ़ी इजी है ये ढूंढना, और पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको सही नहीं पता होता आंसर तो आप गलत को काटना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे गलत क्या है, स्मूथ होता है, चिकना या फिर बिल्कुल जो सॉफ्ट सा सरफेस होता है उसको बोलते हैं। और डेविलिस जो है वो, डेविलिस क्या होता है, डेविल क्या होता है, दानव, शैतान। तो दानवी, प्लेन क्या होता है, समतल। तो ये तो होगा नहीं। वैसे ये वर्ड भी काफ़ी नोन है, ऐसा नहीं है कि अननोन है। जो न्यूक्लियस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, हानिकारक। तो इन्होंने क्या बना दिया, इसको इन बना के इसका ऑपोजिट बना दिया, इनोक्यूअस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेंजरस का ऑपोजिट हो गया, मतलब हानि रहित। डेंजरस का मतलब क्या है, जिससे हानि पहुंचती हो, खतरनाक हो। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इनोक्यूअस होगा। तो ये जो है वो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका समानार्थी हमें ढूंढना है। लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड फॉर का मीनिंग क्या होता है, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो एक चाइल्ड जो है वो किसकी इच्छा करता है, अपनी मदर के लव की इच्छा करता है। तो इसमें भी बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये क्रव्ड आएगा यहाँ पे। अगर आपको क्रव्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप काटने वाला जो ऑप्शंस हैं वो काट सकते हो। जैसे कि रिफ्यूज्ड है, काट दिया। साउटेड है, काट दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो बच्चा क्यों मना करेगा। साउटेड का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना। फेल का मतलब क्या होता है, गिरना। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सिनोनिम्स इनका नहीं बन सकते, तो इसका क्या बनेगा, क्रव्ड। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इजी है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही जिसकी स्पेलिंग है वो यहाँ पे चूज करनी है। तो ये इंस्टीट्यूट की जो स्पेलिंग होती है वहीं से पता लग जाएगा, ये इंस्टीट्यूट। देखिए इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग केवल इसमें करेक्ट है, बाकी में हमारी गलत दे रखी है। तो इसीलिए क्या आएगा, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, ये स्पेलिंग गलत है, आई मिसिंग है यहाँ पे, और इसमें एस मिसिंग है, ठीक है। और इसकी भी स्पेलिंग गलत है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन अपना, थर्ड है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें सजेशन की हमें स्पेलिंग देखनी है, और सजेशन की स्पेलिंग कौन सी है अपनी, थर्ड है। थर्ड जो है, देखिए जो स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस अपने होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप लिख के देख लेना। जैसे ये वर्ड है सजेशन, तो इनको ऑप्शन मत देखना, पहले अपने आप लिख के देखना स्पेलिंग। वो स्पेलिंग जो आप लिखोगे वो करेक्ट होगी, और फिर आप मैच कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलत स्पेलिंग देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये ना आता हो कभी वो ना आता हो। इसीलिए आप खुद लिखे देख लेना इसको, और फिर आप अच्छी तरह इसको अटैम्प्ट कर पाओगे। वैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं पहले 2 एग्ज़ाम से, तो ये थोड़ा टफ़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसमें कंसेप्ट के साथ डील की हुई है। और पैसेज जो मैं बार बार बोल रही थी बहुत इजी है, इसमें काफ़ी टफ दे दिया उन्होंने। थोड़ा सा इंटेंटिवली पढ़ना पड़ता हमें। वैसे ठीक है, लेकिन जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई है ये। तो ये आंसर की थी इसकी। बाकी देखिए डिपेंड करता है कि जो बोर्ड है वो क्या आंसर की अपनी तैयार करता है। एग्जामिनर ने कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस सेंस पे डिपेंड होकर वो दिए गए हैं। तो वो एग्जामिनर के दिमाग में क्या था और हमारे दिमाग में क्या है, तो थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो उसमें हो सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड ही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं बोल सकती हूँ। ऑलमोस्ट
जो मैंने दी है यही ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन जो है वो होता है, तो जब हमारी आ जाएगी ऑफिशियल की तब आप मैच कर लेना। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।